नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को आरोह भाग 2 का पाठ पतंग, जिनके लेखक आलोक धनवा जी है, इसका मैं समरी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं आरोह भाग 2 का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पतंग। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। मतलब पतंग कविता में शरद ऋतु के बारे में बताया गया है, और बाल मन की उमंग क्या होता है इसके बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। भादों के धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई है। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई है। बच्चे पतंग उड़ाने चले हैं। मौसम साफ हो गया है। आकाश मुलायम हो गया है। पतंगे उड़ने लगी। बच्चे सीटियां और किलकारियां मारते हुए दौड़ने लगे। बच्चे मानो कपास लिए हुए पैदा होते हैं। उनके पैर पूरी पृथ्वी पर घूम आने के लिए बेचैन रहते हैं। वे छतों पर इस तरह बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें कठोर न होकर नरम हो। वे डाल की तरह पेंग भरते हुए से चलते हैं। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती हैं। खेलते हुए उनका शरीर इतना रोमांचित हो उठता है कि वही रोमांच उन्हें गिरने से भी बचाता है। मानो पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती है। बच्चे मानो पतंगों के साथ ही उड़ते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें नीचे प्रश्नोत्तर है। नीचे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, भादो मास के गहरे कजरारे बादल दूर हुए, घनघोर बरसातें समाप्त हो गई हैं। उसके बाद खरगोश की लाल भूरी आंखें जैसा खिलता हुआ शरद काल का सवेरा आया। चारों ओर वातावरण साफ, स्वच्छ और धुला धुला सा हो गया। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर गई। हवाओं में एक मनोरम महक फैल गई। आकाश मुलायम हो गया। हवा के झोंके मंद मंद चलने लगे। पतंगबाजी का उपयुक्त मौसम आ गया। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर, कवि पाठकों की आंखों के सामने पतंग के रंग, रूप, भार आदि का साकार रूप रखना चाहता है। उसकी विशेषता की ओर ध्यान खींचने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला और सबसे पतली प्रयोग इसलिए किए गए हैं ताकि पाठकों के मन में जिज्ञासा जगे, कौतूहल उत्पन्न हो तथा वे पतंग की ओर आकर्षित हो। जब भी हम किसी चीज़ को सर्वोत्तम कहते हैं, सारी दुनिया में सबसे बड़ा कहते हैं, तो पाठक स्वयं में उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा है, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर है, तेज बौछारें सवेरा हुआ। तो इसमें देखिए सब दिया हुआ है। तेज बौछारें दृश्य गतिशील बिंब है। सवेरा हुआ दृश्य स्थिर बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल दृश्य स्थिर बिंब है। पुलों को पार करते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके दृश्य स्थिर बिंब है। चौथा प्रश्न है,
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचते हैं कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर, कपास बहुत हल्की, मुलायम, गद्देदार और चोट सहने में समर्थ होती है। यही गुण बच्चों में भी होते हैं। वे हल्के फुल्के, कोमल, छरहरे और चोट सहने में समर्थ होते हैं। उनके पाँव की तलियों में मानो कपास होती है, तभी वे ऊंचाई से कूदकर भी चोट नहीं खाते, बल्कि उनकी कूद से कठोर छत ही मुलायम प्रतीत होने लगती है। 5वां प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर, जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छत पर निश्चिंत डोलते हैं। वे पतंग को उड़ता देखकर अत्यधिक उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। तब वे न तो खतरनाक ऊंचाइयों का ध्यान रखते हैं, न गिरने का। वे तो बस अपने शरीर के तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे भी छतों पर उड़ती हुई पतंग हो जाते हैं। इस समानता के कारण ठीक ही कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क का है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो देखिए क ख का उत्तर है यहाँ पर दिया हुआ है। और ख का है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, इसका तात्पर्य है पतंग उड़ाते बच्चे जब ऊंची दीवारों से छत पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत निकलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पास कहीं मृदंग बज रहा हो। यही मृदंग ध्वनि धीरे धीरे सारी दिशाओं में गूंजने लगती है। दूसरा, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए बस पतंग ही सब कुछ लगती है। उनकी हंसी खुशी और उदासी का संबंध पतंग उड़ाने के साथ हो जाता है। उन्हें अन्य बातें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, इसलिए कठोर छतों पर कूदते हुए उन्हें कठोरता का जरा भी आभास नहीं होता। वे तो पतंग के साथ उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। हम मानो सुनहले सूरज के सामने आकर दमकने लगते हैं और उससे होर करने लगते हैं। हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। अब कविता के आसपास पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। उत्तर, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाता देखकर मेरे मन में ख्याल आता है कि काश मैं भी पतंग होता। पतंग नहीं, पक्षी होता। पतंग की डोर तो किसी और के हाथ में होती है। मैं यदि पक्षी होता तो अपनी मनमर्जी से आकाश में जहाँ भी चाहता उड़ता, मुक्त हवाओं का आनंद लेता, ऊपर से सारे संसार को निहारता, जहाँ चाहे वहाँ से भोजन लेता, पानी पीता और उड़ जाता। न किताबें पढ़नी पड़ती, न स्कूल की घंटी बजने पर कमरों में कैद होना पड़ता। दूसरा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? उत्तर, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब जीवन किसी काम में पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तन मन किसी कार्य में लीन हो जाता है, तो जीवन में एक लय आ जाती है। हम एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तभी हमारा शरीर भी रोमांचित हो उठता है। उसमें संगीत की लय जैसी मनोरम गति आ जाती है। तीसरा प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है? चर्चा करें। उत्तर, पतंग उड़ाते समय बच्चे पूरा ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर रखते हैं, परंतु पतंग का नियंत्रण उनके हाथों में होता है। यह नियंत्रण इस कुशलता से होता है कि वे अपने आप को भूले रहते हैं तथा पतंग की ऊंचाइयों पर ही ध्यान रखते हैं। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर टिक जाता है। तब उनका शरीर भी यंत्र की भांति हो जाता है। तब धागा न केवल पतंग को नियंत्रित करता है, बल्कि पतंग उड़ाते बच्चे को भी नियंत्रित करने लगता है। आपकी कविता।
यह उपयोगी नहीं है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पतंग नामक कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पतंग कविता में वर्षा ऋतु के बाद के सुहाने मौसम में पतंग उड़ाते बच्चों का उत्साह दिखाया गया है। इसमें एक ओर शरद ऋतु की खिलखिलाती हुई सुहानी ऋतु का वर्णन है, दूसरी ओर मस्ती, तन्मयता और उत्साह से भरपूर बच्चों का वर्णन है। भादों की घनघोर वर्षा के बाद शरद ऋतु ने ऐसे आंखें खोली जैसे खरगोश की लाल आंखें हो। चमकीली धूप ऐसे प्रतीत हुई मानो कोई उत्साही बच्चा अपनी नई साइकिल को तेज तेज चलाते हुए साथियों को चमकीले इशारे कर रहा हो। आकाश मुलायम हो गया, आकाश में पतंगे उड़ने लगी, हल्की हल्की रंगीन और पतली कमानी वाली। बच्चों के झुंड सीटियां और किलकारियां मारने लगे, आकाश में मानो तितलियां सी उड़ने लगी। बच्चे कठोर छत पर ऐसे कूदते फलांगते हैं मानो वे कपास के बने हो, वे बेसुध होकर दौड़ते हैं। उनकी पदचापों से छतें नरम हो जाती हैं, दिशाओं में मृदंग की मनोरम धुन बजने लगती है। बच्चों के शरीर पैंग भरते हुए से लचीले वेग से गति करते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर भी उसी रोमांचित संगीत के कारण बचे रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वे स्वयं भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हों। यदि वे कभी छत से गिर जाएं और बच जाएं तो फिर वे बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं। उनके पैर मानो सारी धरती पर घूम आने के लिए बेचैन हो उठते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर भादो और शरद ऋतु का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भादो का महीना घनघोर बादलों की घुमरन और धारासार वर्षा से भरपूर होता है। बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता है। शरद ऋतु भादो के विपरीत विपरीत एकदम उजली लाल और मुलायम होती है। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों सा लाल होता है। वातावरण में सूरज की तेज चमक होती है, आकाश मुलायम और साफ स्वच्छ होता है। तीसरा प्रश्न, शरद ऋतु की विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर, शरद ऋतु भादों के घनघोर मास के बाद आती है। इन दिनों प्रकृति खिल उठती है, सुबह का आकाश लालिमा से भरपूर होता है, धूप में ताजी चमक होती है, वातावरण में घंटियों का सा मनोरम शोर होता है, आकाश निर्मल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे में बच्चे पतंगबाजी का भरपूर आनंद लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पतंगबाजी के माहौल का वर्णन कीजिए। उत्तर, आकाश साफ स्वच्छ और मुलायम है, मंद मंद हवा के झोंके चल रहे हैं। ऐसे में बच्चे पतंगबाजी का भरपूर मजा ले रहे हैं। आकाश में उड़ती पतंगें तितलियों की भांति रंग बिरंगी हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हुए बहुत तरंगित हैं। वे सीटियां और किलकारियां मारकर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने साथियों के संग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का मजा लूट रहे हैं। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास किस प्रकार जाती है। उत्तर, इस वर्णन में कहने की अनूठी शैली का प्रयोग हुआ है। इसका आशय यह है कि बच्चे इतने रोमांचित हैं कि वे अपनी उमंग में सारी धरती पर घूम घूम कर आनंद मनाना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, पतंग उड़ाते बच्चों की बेसुधी का वर्णन कीजिए। उत्तर, पतंग उड़ाते बच्चे पूरी तरह तल्लीन है। वे मानो पतंग उड़ाते उड़ाते स्वयं पतंग बन चुके हैं और मानो आकाश में उड़ रहे हैं। उन्हें दिन दुनिया की, भूख प्यास की, गर्मी धूप की, कंकर पत्थर की कुछ परवाह नहीं है। उन्हें खतरनाक दीवारों पर चढ़ते चलते और कूदते हुए भी डर नहीं लगता। वास्तव में वे पतंग डोर की लय के साथ साथ पूरी तरह एकाकार हो चुके हैं। सातवां प्रश्न है, पतंग डोर की लय का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, बच्चे पतंग डोर का खेल खेलते हुए उसमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह आकाश में उड़ती पतंग पर जमी रहती है। उनके हाथ डोर के द्वारा उस ऊंचाई को एक लय में ऊपर नीचे करते रहते हैं। यही लय उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, इसी कारण वे खतरनाक दीवारों पर कूदते हुए भी गिरते नहीं। आठवां प्रश्न, बच्चे कब निर्भीक हो जाते हैं। उत्तर, जब कभी बच्चे छत की खतरनाक दीवारों पर से नीचे गिर पड़ते हैं और बच जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं। वे फिर सूरज की सुनहली धूप से भी आगे बढ़ने का बल पा लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है। पतंग कविता के
आधार पर स्पष्ट कीजिए उत्तर। किशोर और युवा वर्ग निडर होकर खतरे उठाना जानता है। वह अपनी धुन में मस्त होकर कर्म करना जानता है। वह आकाश में और ऊंचे उड़ना और उठना चाहता है। यही इच्छा, यही व्यग्रता समाज के लिए आवश्यक है। यदि समाज इन किशोरों से उनकी साहसपूर्ण मस्ती सीख ले तो उसका स्वरूप बदल सकता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पतंग चैप्टर आप समझ गए होंगे और इसका एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा है बच्चों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।